यूपी में जैसे समीक्षा बैठकें चल रही हैं बीजेपी की, वहां बवाल हो रहा है आए दिन। क्या बिहार में भी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जैसे कि खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी नित्यानंद राय के स्वागत में नहीं पहुंचे। क्या ये खबर सही है? क्या वो सच में नहीं पहुंचे? क्या दोनों के बीच वर्चस्व की जंग लगातार बढ़ती जा रही है? इन सवालों के जवाब आपको देंगे। इसके अलावा विजय सिन्हा ने कल जो नीट पेपर लीक को लेकर आरोप लगाए, उसको लेकर तेजस्वी यादव का क्या एक्शन प्लान है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आरक्षण को लेकर क्या योजना है नीतीश कुमार की, ये आपको समझाएंगे। और बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। यूपी में देखिए रहे हैं आप, समीक्षा बैठकें चल रही हैं और लगातार बवाल, मारपीट, जाने क्या क्या हो रहा है, बहस हो जा रही है प्रदेश अध्यक्ष के सामने। और अब बिहार में सुनने को आ रहा है कि एक केंद्र के मंत्री आते हैं कार्यालय, स्वागत में अपना उनको स्वागत समारोह है, और प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचते हैं, ऐसी खबर है। ये खबर कितनी ठीक है और दोनों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई की बात हो रही है वो कहां तक सही है? देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई वाली बात सौरभ परसों मैंने ही शुरू की थी। ये खबर मैंने ही ब्रेक किया था, क्योंकि कल नित्यानंद राय अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे। इस बात की चर्चा मैंने परसों की थी कि किस तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और तीसरी बार वो जीते हैं तो शक्ति प्रदर्शन कर एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नित्यानंद राय तीसरी बार जीत करके उनका कद और बढ़ा है। और जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, तो सम्राट चौधरी का कद बढ़ता जा रहा था। अगर आप विधानसभा चुनाव तक देखें तो बिहार में सम्राट चौधरी सबसे बड़े नेता के तौर पर बीजेपी के देखे जा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का साथ उस तरीके से नहीं मिला जैसी उम्मीद थी, जैसी अपेक्षा थी। कुशवाहा का बड़ा चंक टूट गया। उसके बाद से सवाल उठने लगा कि क्या सम्राट चौधरी वाकई कुशवाहा के नेता हैं क्या? और उसके बाद ये सवाल बीजेपी के अंदर उठने लगा। ये सवाल बीजेपी के कुछ नेताओं ने उठा भी दिया, हरि मांझी ने उठा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? हरि मांझी ने उठाया और हरि मांझी को प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। यह बात आप जान लीजिए। और फिर हरि मांझी ने आरोप लगा दिया कि जिला अध्यक्ष पास बेचते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कर दी। सवाल यह उठता है कि वर्चस्व की लड़ाई तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सम्राट चौधरी संगठन पर पूरी पकड़ चाहते हैं। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद भले ही हम छोड़ दें, लेकिन अध्यक्ष हम बने रहें। क्योंकि आपको मालूम है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के अध्यक्ष पद की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसलिए आपको बताएं कि सम्राट चौधरी निश्चित तौर पर इस तरह की भूमिका चाहते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि नित्यानंद राय भी संगठन पर मजबूत पकड़ चाहते हैं, अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं, अपने लोगों को घुसाए रखना चाहते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तक सम्राट चौधरी ने तमाम पदों पर अपने लोगों को सेट करना शुरू कर दिया। नित्यानंद राय के लोगों को हाशिए पर भेजना शुरू कर दिया। अब इंतजार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें क्या फैसला होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके क्यों चाहते हैं कि वो बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बने रहे? तो दरअसल अब ये तो क्लियर हो चुका है कि बिहार का बॉस कौन? तो नीतीश कुमार। सरकार का बॉस कौन? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की जरूरत केंद्र सरकार को। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को सीनियरिटी के लेवल पर भी वो सीनियर नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के साथ ही वो काम कर चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात, सम्राट चौधरी ने साफा पहना, नीतीश कुमार को हटाने के लिए तरह तरह की बातें कही। कसम खाई कुमार को हटा नहीं दूंगा, हटाऊंगा। तो आपको ये मालूम ही है। और उसके बाद सम्राट चौधरी की वो कसम धरी की धरी रह गई। अब उन्हीं के सरकार में उप मुख्यमंत्री बाद में कहा था कि राम मंदिर जाएंगे। लेकिन उस समय सम्राट चौधरी जब इस तरह की बात कर रहे थे तो उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। पर अब देखिए, वक्त का पहिया ऐसा घूमा है, सम्राट चौधरी को उन्हीं के नीचे काम करना पड़ रहा है। और एक बात और बता दूं आपको, 4 तारीख को सम्राट चौधरी मिलने गए थे। नीतीश कुमार ने खबर भिजवा दिया कि 1.5 घंटा बाद कहिए आने के लिए, अभी हम सोने जा रहे हैं। घर पे मिले नहीं थे, ये भी सच्ची खबर है। पुख्ता खबर है।
अब आप जान लीजिए कि 1.5 घंटे बाद फिर से आना पड़ा। तो सम्राट चौधरी को यह लगता है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर वो नीतीश कुमार के साथ बहुत सहजता से काम कर नहीं पाएंगे और उनकी भूमिका भी जो पहले रही थी उस हिसाब से काम कर नहीं पाएंगे। इसलिए उनको लगता है कि बेहतर है कि पार्टी के संगठन पर मजबूत पकड़ बनाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ नित्यानंद राय को लगता है कि हम तीसरी बार जीते हैं, नित्यानंद राय को लगता है हम 5 बार एमएलए रहे हैं, नित्यानंद राय को समझ में ये आता है कि भाई अमित शाह की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है और तीसरी बार जीते हैं, आलोक मेहता जैसे नेता को हराए हैं, तो निश्चित तौर पर वो बिहार के संगठन में अपना से ज्यादा चाहते हैं। अब वो भी चुप रहना नहीं चाहते, इसलिए वर्चस्व की लड़ाई तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और ये मैं पुख्ता तौर पर आपको कह सकता हूं। ये जो एक एसी ना चलने की खबर भी है कि जब नित्यानंद राय पहुंचे तो दफ्तर, पार्टी दफ्तर का एसी बंद था, सम्राट चौधरी नहीं पहुंच रहे थे। क्या इसकी क्या कहानी है जो मजे लिए जा रहे हैं? देखिए ये मजे लिए जा रहे हैं, पर इसकी कहानी सच्चाई आपको मैं बता दूं कि वो टेक्निकल फेलियर था। मैंने कुछ नेताओं से बात की है, वो ऐसा कुछ नहीं था कि एसी बंद कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था कि ये नित्यानंद राय को जलील करने के लिए जानबूझ करके ऐसा किया गया था। ये सारी बातें, खबरें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, इसमें बहुत दम नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाकई वहां पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। नित्यानंद राय वहां पहुंच गए, पहले से प्लान्ड भी नहीं था। नित्यानंद राय कभी और पहुंचने वाले थे लेकिन वो अपने क्षेत्र से लौट रहे थे और फिर नित्यानंद राय चूंकि पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं, छात्र जीवन से बीजेपी और उसके अनुसांगिक संगठन के साथ जुड़े रहे, इसलिए नित्यानंद राय पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, वो कैलाशपति मिश्रा को माल्यार्पण करते हैं जो कि उनके राजनीतिक गुरु रहे। आप ये देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय जी को माला पहनाते हैं, साथ ही साथ पार्टी के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माला पहनाते हैं। तो जो भी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनके आदर्श पर चलने की बात पार्टी करती है, उनका माल्यार्पण करते हैं और उनके स्वागत में प्रदेश के उपाध्यक्ष भी खड़े थे, आप जान लीजिए संगठन के और भी नेता खड़े थे। लेकिन यह सच बात है कि सम्राट चौधरी नहीं थे, तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं। पर यह भी सच बात है कि एक अखबार के कार्यक्रम में दोनों नेता साथ थे, ये बात जान लीजिए। तो इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है कि जानबूझ करके एसी खराब कर दिया गया, जानबूझ करके ये सब तरह की बात कही गई, उसमें बहुत दम नहीं है। लेकिन इस बात में बिल्कुल दम है कि दोनों के बीच में वर्चस्व की जंग तो बिहार में दिखाई पड़ेगी। इसलिए दिखाई पड़ेगी क्योंकि संगठन में दोनों अपना से चाहेंगे, दोनों चाहेंगे कि अपने अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिला सकें विधानसभा चुनाव में। इसलिए यह टकराहट तो दिखाई पड़ेगी और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जहां तक सवाल है कि अब इस बात की लड़ाई नहीं है कि अगले 5 साल मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री तय हो चुका है कि अगर एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए इसकी लड़ाई नहीं है। बीजेपी संगठन पर किसकी पकड़ हो, सम्राट चौधरी अपनी पकड़ कायम रखना चाहते हैं, नित्यानंद राय अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। दोनों के बीच में इसको लेकर के खटपट होना तय है। इसलिए कैंप में बंटना, ग्रुप्स में बंटना, पॉलिटिक्स होना, वर्चस्व की लड़ाई होना, यह बहुत आम बात है। और जो मैंने खबर सबसे पहले बताया था कि नित्यानंद राय तीसरी बार जीत करके बिहार के तमाम क्षेत्रों से अपने समर्थकों को समर्थक जो उनसे मिलने आ रहे हैं, वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था और वो आर पार की लड़ाई थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो बेसिकली शक्ति प्रदर्शन था। नित्यानंद राय बताना चाहते हैं कि बिहार के वो कितने बड़े कद्दावर नेता हैं। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का कद जितना बढ़ता हुआ दिखा लोकसभा चुनाव में, लेकिन कुशवाहा से उस तरह का समर्थन नहीं मिलने के बाद नित्यानंद राय को निश्चित तौर पर लगा होगा कि ये राइट टाइम है कि अब सम्राट चौधरी उतने बड़े कद पे नहीं है, उतना बड़ा ग्राफ उनका नहीं है, इसलिए ये राइट टाइम है कि अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लिया जा सके, अपने हिस्से की बात की जा सके। इसलिए कहते हैं ना कि सही नेता वही होता है जो मौके पर चौका मारना जानता है, वो सही अफसर को पहचानता है। इसलिए आपको ये अंदरूनी जंग, अंदरूनी कलह, आर पार की लड़ाई आपको दिखेगी, हर मौके पे दिखेगी। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो कि विराट नेतृत्व है, वो तय करेगा कि आखिरकार किसको कब आगे बढ़ाएगा, किसको कब पीछे करेगा। बिल्कुल। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं पंकज जी।
विजय सिन्हा कल आए और बड़े लंबे चौड़े उन्होंने आरोप लगाए नीट परीक्षा को लेकर। कल शिक्षा मंत्री भी शाम को आए, उन्होंने बिहार पुलिस की तारीफ भी और कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है। एक हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, जांच होगी नीट परीक्षा की। पहले वो इस बात को लेकर तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, पर वो राजी हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव के पीए के ऊपर, तो तेजस्वी यादव का लाइन ऑफ एक्शन, उनका प्लान क्या होगा? अभी जब मैं कुछ खबरें देख रहा था जिसमें तेजस्वी यादव मीडिया के सामने कह रहे थे कि जांच करवा लें और ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा, हम निर्दोष हैं। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा सौरभ, और ये वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस इसको मूवमेंट बना रही है, आंदोलन बना रही है। राहुल गांधी से लेकर के प्रदेश स्तर के नेता, आप देख लीजिए अखिलेश प्रसाद सिंह, इसको लेकर के सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं और उतर रहे हैं। लेकिन आप आरजेडी के तरफ से देखें तो आरजेडी कल से ही डिफेंसिव दिखाई पड़ती है। डिफेंसिव इसलिए दिखाई पड़ती है कि कल जैसे ही विजय सिन्हा ने यह साफ कर दिया कि प्रीतम जो कि तेजस्वी यादव का एपीएस बताया जाता है, वैसे यह बात सच है कि पॉलिटिक्स में किसी को सर्किट हाउस दिला देना, गेस्ट हाउस दिला देना, यह आम बात है। इसका मतलब यह नहीं होता कि जिसको दिलाया गया है और वो सर्किट हाउस में क्या कर रहा है और उसके लिए नेता जिम्मेदार होगा। कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेता का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। वो अपने क्षेत्र से कई लोगों को बुलाता है और उसके रहने की व्यवस्था, ठहराने की व्यवस्था करता है। लेकिन विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को घेर दिया और पहले ही घेरे में ले लिया। अब तेजस्वी यादव डिफेंसिव हो गए, आरजेडी डिफेंसिव हो गई। आरजेडी कहने लगी जांच करा लें, तरह तरह की बात करने लगी। लेकिन एक बात तो यह सच साबित हुआ कि नीट का पेपर लीक हुआ, और कल जब बिहार में तमाम सबूत बाहर आए तब शिक्षा मंत्री यह मानने को मजबूर हुए। नहीं तो शिक्षा मंत्री खुद अपने एनटीए को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट दिखते थे जैसे एनटीए जो है मंत्री कुछ गड़बड़ कर ही नहीं आने के बाद साफ मंत्री बनने के बाद साफ तौर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह दिया कोई गड़बड़ी नहीं। मतलब वो एनटीए को ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा है कि एनटीए फुल प्रूफ है, उससे कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। और कल उनको मुंह की खानी पड़ी, बिल्कुल, और कल उनको मानना पड़ा। और मुझे लगता है कि एनटीए सिर्फ एक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराता, एनटीए कई एग्जाम कंडक्ट कराता है, और इसलिए एनटीए की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर वाकई शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, तो यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सौरभ ये छोटी बात नहीं है। यूपी में सिर्फ 9 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। आप समझ लीजिए, एक दिन पहले नेट का पेपर लीक हो जाता है, फिर नीट के पेपर लीक होने की बात हो जाती है। तो ये लोग एग्जाम अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर इनके सारे सिस्टम की इनकॉम्पिटेंसी पे बड़ा सवाल, और ये सवाल का जवाब बिहार से मिल गया। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि बिहार की ईओयू ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और ईओयू ने एक एक चीज तार तार कर दी। पर इस पूरी कवायद में आपको यह भी देखना होगा कि बार बार जब मेडिकल एग्जाम्स के पेपर लीक की बात होती है तो उसका कनेक्शन नालंदा से होता है। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। पहले भी एक रंजीत डॉन होते थे जो सीबीएसई मेडिकल का पेपर लीक कराना, लोगों को पास कराना, उन पे सीबीआई इंक्वायरी तक हो चुकी है। और अब देखिए संजीव मुखिया और कई लोग निकल रहे, तो यहां भी नालंदा का कनेक्शन आ रहा है। सवाल यह उठता है कि यह कौन सा कोकस है जो इन सारे चीजों में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि मेरठ जेल में एक अपराधी बंद है, वो भी इसमें शामिल था। बहुत तरह की बात के कहा जा रहा है नालंदा पटना बॉर्डर पे पेपर को लीक कराया गया है। तो बहुत तरह की बातें हैं जो सामने आनी चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। प्रीतम किस तरीके से इन्वॉल्व है उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन यह भी जांच होनी चाहिए कि सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा लूप होल्स है जिसकी वजह से पेपर सार्वजनिक हो जाते हैं और लाखों बच्चों के भविष्य आधार में लटक जाते हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि तेजस्वी यादव के पीएस का क्या रोल है, उन्होंने क्या मदद की है, नहीं की है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पर सवाल तो ये भी उठेगा ना कि सरकार तो आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, तो पेपर लीक हो कैसे जा रहा है, सिस्टम में कहाँ खामी है, जांच इसकी भी होनी चाहिए, कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आखिरी टॉपिक पंकज जी, आरक्षण की जो सीमा थी, जो
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, उन्होंने जो 65% तक कर दी थी, हाईकोर्ट ने उसको रिव्यू किया और वापस 50% पे ला दिया। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ये हुआ था और नीतीश कुमार की सरकार अभी भी है, तो वो क्या करने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल सम्राट चौधरी ने सबसे पहले आगे बढ़ करके बयान दे दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसका साफ मतलब है कि बीजेपी को ये लोग घेरने का प्रयास करते इस बहाने। इसलिए सम्राट चौधरी आगे आए और उन्होंने कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऊपर के कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, विपक्ष एक चीज फैलाने की कोशिश कर रहा है कि 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल देते, क्योंकि तमिलनाडु में 69% का जो आरक्षण है, क्योंकि वहां पे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, इसलिए वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल फिलहाल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कहता है कि आप 9वीं अनुसूची में ले भी लेते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसको इंटरप्रेट करे, और अगर उसको लगता है कि ये संविधान सम्मत नहीं है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में ऐसा साफ तौर पर देखा गया था। इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब बेहतर होगा कि जो कानूनविद हैं, जो कानून की जानकारी रखते हैं, वही करेंगे। दरअसल विपक्ष अपना गेम खेल रही है। विपक्ष ये कोशिश कर रही है कि जातीय जनगणना का इशू लेकर के आए। विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण का कैपिंग ये सरकार बढ़ाना नहीं चाहती है, और विपक्ष ये भी बिहार में बताना चाह रही है कि नीतीश कुमार वाकई इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं पीएम मोदी पर दबाव डालते हैं, क्योंकि उनके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है कि 9वीं अनुसूची में इसको लिया जा सके और मैटर को कॉम्प्लिकेट किया जा सके। लेकिन सवाल है कि 9वीं अनुसूची में लेने के बाद भी क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता? क्या इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए जो वो लोग कह रहे हैं वो एक पॉलिटिक्स है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टैंड को क्लियर करेगी, लोगों के जो संख्या है उसको बताएगी, और तब कहेगी कि जो ये कैपिंग है उसको बढ़ाने का आधार क्या था, उसको सही तरीके से साबित करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, तो नज़र रहेगी इस मुद्दे पर कि आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई थी उसको लेकर नीतीश कुमार क्या करते हैं। विपक्ष तो डिमांड कर रहा है कि जाइए नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाइए, डिमांड करिए। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इस मसले पर जो भी होता है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप लगातार हमारे चैनल TV9 बिहार झारखंड को देखते रहिए। शुक्रिया।